आपातकाल को लेकर भाजपाइयों ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर ग्रेटर नोएडा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी, दादरी विधायक मास्टर तेजपाल नागर, गौतम बुद्ध नगर भाजपा जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए आपातकाल के दौरान कांग्रेस की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर जमकर प्रहार किए। बुद्ध नगर में 25 जून 2025 आज हम सब लोग लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने और कांग्रेस द्वारा आज ही के दिन देश में आपातकाल घोषित करने के बाद जो परिस्थितियां मेरे देश में पैदा हुई, उस सब को जनता जनार्दन के बीच में रखने के लिए गोष्ठियों के आयोजन हैं। और इस पत्रकार वार्ता में जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री अभिषेक शर्मा जी, आदरणीय विधायक श्री तेजपाल नागर साहब यहां उपस्थित हैं। मैं पत्रकार बंधुओं के बीच में इस काला दिन, आज का जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसके बारे में संक्षिप्त में आपके बीच में बताऊंगा। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था। यह निर्णय किसी युद्ध या विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि अपने चुनाव को रद्द किए जाने, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद तुरंत उन्होंने उसी रात को जो निर्णय लिया, उस निर्णय के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने इस काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलकर यह स्पष्ट कर दिया कि जब जब उसकी सत्ता संकट में होती है, वे संविधान और देश की आत्मा को ताक पर रखने से पीछे नहीं रहते। आज 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। आज भी सिर्फ तरीकों का बदलाव हुआ है, नीयत आज भी वैसी ही है, तानाशाही वाली। हम सब ने 2024 के चुनाव में लोकसभा में देखा कि जिस प्रकार से विपक्ष ने और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बाबा साहेब अंबेडकर जी के उस संविधान को अपने साथ उसकी कॉपी लेकर जिस तरह से जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया और जनता के बीच में बताया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुच्छेदों में बदलाव करती है, लेकिन अपने किए हुए कुकर्तों को नहीं बताती, उसको बताने के लिए आज 25 जून का दिन भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन है जहां न केवल नेताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया, उसने उस समय हमारी मीडिया भी उनसे नहीं छूटी थी। मीडिया बंधुओं के साथ भी बर्बरता के प्रमाण इतिहास में अंकित हैं। मार्च 1971 में लोकसभा में भारी बहुमत से जीतने के बावजूद इंदिरा गांधी की वैधानिकता को चुनौती मिली। उनके विपक्षी उम्मीदवार श्री राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव को भ्रष्ट आचरण और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आधार पर चुनौती दी। देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। देश इस प्रकार से जब बिहार और गुजरात में छात्रों के नेतृत्व में नवनिर्माण आंदोलन खड़ा हो चुका था, उस समय 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ऐतिहासिक रेल हड़ताल ने पूरे देश को जकड़ लिया। इस आंदोलन को रोकने के लिए 1974 उसी संविधान की आत्मा को कुचलते हुए उन्होंने लोकतंत्र को एक झटके में तानाशाही में बदल दिया और चुनाव में दोषी ठहराए जाने वाले नैतिकता से इस्तीफा देने के बजाय पूरी व्यवस्था को कठपुतली बनाकर रखने का षड्यंत्र रच दिया। कांग्रेस सरकार ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सहित लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को बंधक बनाकर सत्ता के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता पर ऐसा हमला हुआ कि बड़े बड़े अखबारों की बिजली काट दी गई, सेंसरशिप लगाई गई और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में
कानून व्यवस्था का हाल यही है कि वहां विरोध का दमन, प्राकृतिक तुष्टीकरण और सत्ता का अहंकार खुलेआम दिखता है। यह सब आपातकालीन सोच का ही उपज है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जैसे नारों से कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाते थे जिसके तहत इंदिरा गांधी ने देश की व्यक्ति पूजा और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया था। आपातकाल के दौरान एक परिवार को संविधान से ऊपर रखने वाली कांग्रेस आज भी राहुल प्रियंका के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। सत्ता की चाबी आज भी सिर्फ खानदानी जेब में रखी जाती है। विपक्षी गठबंधन की बैठकें आज भी कांग्रेस अध्यक्ष के घर होती हैं। यह बताने के लिए काफी है कि तंत्र आज भी परिवार के चरणों में समर्पित है। लोकतंत्र पर हुए आघात की एक बड़ी चोट संजय गांधी की नीतियों पर निर्णय लेना ही भी था। एक निर्वाचित और किसी संवैधानिक पद पर न रहा व्यक्ति देश की नीतियों पर निर्णय लेने लगा, जो आपातकाल में कांग्रेस की अघोषित सत्ता का असली केंद्र बन चुका था। इंदिरा गांधी ने मीसा जैसे काले कानूनों के जरिए 1 लाख से अधिक नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के जेल में ठूस दिया, जिनमें श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, श्री राजनाथ सिंह, तमाम वरिष्ठ नेता पत्रकार शामिल भी थे। लेकिन कांग्रेस शासन ने छात्रों तक को जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आपातकाल के इस काले दौर में कांग्रेस न्यायपालिका पर कभी न भरने वाला घाव किए। इंदिरा गांधी ने जस्टिस HR खन्ना जैसे ईमानदार जज को सीनियर होने के बावजूद भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को महफूज रखने के लिए संविधान में 39वां और 42वां जैसा क्रूर और अलोकतांत्रिक संशोधन किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष पदों को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया गया ताकि इंदिरा गांधी की अदालत में घसीटा न जा सके। पता है हम सबको कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बे के रूप में हम लोगों के सामने आज भी उपस्थित है। 50 साल बाद भी उसकी गूंज सन्नाटे के रूप में इस देश में सुनाई देती है। पूरी दुनिया में जब लोकतंत्र का बोलबाला था, तब हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई। उसमें प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, रेडियो, अखबार, पत्रिकाएं, सब पर बैन लगा दिया गया। जनता क्या जानेगी, क्या बोलेगी, क्या पढ़ेगी, इस सब पर पहरा बिठाने का काम इंदिरा गांधी ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। आम जनता की आज़ादी खत्म कर दी गई। हजारों निर्दोषों को बिना मुकदमे चलाए जेल में डाल दिया गया। बोलने की, लिखने की, इकट्ठा होने की, सभी तरह की आज़ादियों पर बैन लगा दिया गया। यह आपातकाल कोई युद्धकालीन स्थिति में नहीं लगाया गया, बल्कि सिर्फ इसलिए लगाया गया कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी को बचाया जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इंदिरा गांधी को चुनाव में दोषी पाया, तब उन्होंने जनता के फैसले के बजाय तानाशाही का रास्ता चुना। क्या यही लोकतंत्र है? क्या एक व्यक्ति देश से बड़ा हो सकता है? कांग्रेस सरकार द्वारा देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाना था। इस देश के लोकतंत्र के लड़ने के लिए लाखों लोगों ने अपने जीवन, करियर और परिवारों का बलिदान दिया है। देश ने यह लड़ाई इसलिए जीती क्योंकि लोग तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जबरन मजदूरों को, मजबूर मजदूर जो इस देश में थे, उनकी जबरन नसबंदी कराई गई। गरीबों की झुग्गियां बिना सूचना के तोड़ दी गई। लाखों लोग बेघर हो गए। हर गली, हर नुक्कड़ पर पुलिस की नजर थी। अगर किसी ने विरोध किया तो उसकी जगह जेल में तय कर दी गई थी। जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे राष्ट्रभक्तों को जेल के अंदर डाल दिया गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ सच बोलने का काम कर रहे थे। जो पार्टी खुद को आजादी की लड़ाई का उत्तराधिकारी बताती थी, उसी ने लोगों की आजादी छीन ली। उस समय कांग्रेस का नारा था, इंदिरा इज इंडिया। क्या देश के लिए किसी एक व्यक्ति की जागीर है? क्या देश से बड़ा कोई व्यक्ति है? लेकिन 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने दिखा दिया कि भारत कभी भी तानाशाही को स्वीकार नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा और देश ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देखी। यह भारत की आत्मा की जीत थी। यह लोकतंत्र के दीप की लौ थी जो बुझने से पहले और तेज जल उठी। साथियों, आज जब हम 50 वर्ष बाद उस काले दौर को याद करते हैं, तो हमें यह प्रण लेना होगा कि लोकतंत्र पर कोई कभी आंच नहीं आनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि जनता की आत्मा है। हमारे पास वोट है, वोट की आवाज है और सच बोलने का हक है।
उन शहीदों को और सत्याग्रहियों को नमन, जिन्होंने उस समय जेल में रहकर देश के लिए अपनी आवाज उठाने का काम किया। बहुत धन्यवाद। खत्म किया कि जो तथ्य हैं, जो ओरिजिनल बातें इस देश की वास्तविकता है कि महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाकर युद्ध लड़े। कवियों की कविताएं हटा दी गई थी उस दौरान। अब वर्तमान में फिर पुणे वही आ रहा है कि हमको वो बताना है ओरिजिनल के महाराणा प्रताप जी ने रोटी घास की खाई और तब युद्ध लड़े, तब इन अलगाववादी और आतंकवादियों से जो हमारे ऊपर हमला करते थे उनसे युद्ध करने का काम किया। तो वास्तविकता बताना वर्तमान की शिक्षा नीति का एक उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षा नीति की बात हो रही है तो जैसे पहले जो हुआ वो अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई, लेकिन अभी जो सरकारें हैं वो राज्य भाषाओं को और अपनी लोकल भाषाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। हर विषय में एग्जाम जो ये तो और अच्छी बात है, ये तो छात्रों की डिमांड है। छात्र अगर अवधि भाषा में वो पढ़ता है और वो कहता है मैं अवधि भाषा में एग्जाम देना चाहता हूँ और उसको वो फैसिलिटी मिल रही है तो निश्चित तौर पर उसके अंक ज्यादा आएंगे। ग्रामीण बच्चा उतना इंग्लिश नहीं पढ़ पाता। मैं भी गांव में पढ़ा तो इंजीनियरिंग में जब गया तो इंग्लिश मीडियम था सिस्टम सारा, मुझको बड़ी परेशानी आई क्योंकि हमारे यहाँ तो छठी क्लास से इंग्लिश शुरू होती थी और वहाँ जाते ही पूरा का पूरा सिस्टम बोर्ड वाले ज्यादातर रह ही जाते थे। लेकिन वो परिवर्तन अब हुआ है, हम एग्जाम भी हिंदी में दे सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के क्या नॉर्थ इंडिया वाले हिंदी भाषियों को तो बहुत अच्छा लगने लगा। आईएएस के एग्जाम भी अभी आपने बताया कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या मतलब निगेटिव चीजें, लेकिन उस टाइम की अगर बात करें पॉजिटिव चीज भी निकल के आई थी। इंदिरा गांधी ने जो पॉपुलेशन सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय देश का, उसको कहीं ना कहीं दबाव दिया था उसको लागू करने का, तो उस पर क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं? वो तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ना कि उस टाइम पे उन्होंने उसका इनिशिएटिव लिया था। वर्तमान की डेमोक्रेसी में किस प्रकार से इस पर हम काबू पाएंगे, अभी इस पर बहुत सारे सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं और वो सरकार तक बात पहुंच रही है और सरकार इस पर स्क्रीनिंग कर रही है। उन्होंने अपनी कमेटियां बनाई हैं जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये भी देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पर जनता की राय ली जा रही है। तो ऐसा ही पॉपुलेशन पर भी जनता की राय आ रही है और सरकार जल्दी निर्णय लेगी। देखिए पार्टियां तो कभी ना कभी इधर उधर होती रहती है। जैसे आपने कहा उस टाइम पे कांग्रेस ने दबाव बनाया, मीडिया को मुंह बंद कर दिया। इस समय कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी ने मीडिया खरीद रखा है, तो इसको कहाँ आप जोड़ते हैं, कहाँ देखते हैं? क्या मीडिया कोई माध्यम नहीं रहा कि आप आरोप, कभी कोई कहता है कि इसको खरीद लिया, इसको बेच दिया, तो इसका क्या बोल सकते? अगर लिखने वाले को ये कह दिया जाए कि तुम्हारे पेन में इंक नहीं है, हाँ। तो फिर ये दिखाना पड़ेगा लिखने वाले को, राइटर को, अपने मीडिया को कि नहीं उस समय तुमने जो किया था वो गलत था, आज हमारे पेन में इंक है, हम जो चाहें डेमोक्रेसी में लिख सकते हैं, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा। और इसका बेहतर जवाब तो आपसे ज्यादा कौन दे पाएगा? स्वयं लिखना है, दुश्मन लिखना है तो कितना खरीदा गया है, बेचा गया, तो आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? बोलते हैं आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं बोलते, आप सही लिखो, हम तो लिखते हैं। तो इसीलिए जनता आज किसके साथ खड़ी है? सही लिखने वालों। आपने कहा कि स्क्रीनिंग चल है पॉपुलेशन कंट्रोल का, तो कब तक पॉसिबिलिटी है, कौन से टारगेट? 2047 विकसित भारत का अमृत काल प्रारंभ हो गया है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर देश की जनता के बीच में हम सब ने एक संदेश दिया है कि जो कांग्रेस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की प्रतिलिपि को बगल में दबाकर लोकतंत्र के बड़े पर्व पर, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, किसी प्रकार का चुनाव होता है, तो वो देश में कहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है कुछ ना कुछ संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है। हम जनता के बीच में उनके किए हुए कुकृत्यों को बताना चाहते हैं कि 1975 का वो काला दिन याद करिए जब आज के दिन पूरे देश के अंदर आपातकाल घोषित किया और केवल एक व्यक्ति के कारण इस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस ने की हो, तो कांग्रेस अपनी गिरवान में झांके कि किस प्रकार से मीडिया पर सेंसरशिप लगाई, छात्रों के आंदोलन को कुचलने का काम किया। उस समय उन 18 महीनों में कोई अपनी जुबान से भारत माता की जय नहीं बोल सकता था। ऐसे काले दिवस के लिए हम सदैव अपने नौजवानों को प्रेरित करते रहेंगे कि छात्रों के साथ उल्टे लटकाकर, एक छात्र रंजन हुआ करता था दिल्ली नॉर्थ कैंपस का, उसको लटकाकर पीटने का काम कांग्रेस ने किया था। हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस समय भी जो आंदोलन कर रहे थे छात्रों के साथ में,
उनके पिता माताजी का निधन होने के बाद उनको जेल से नहीं छोड़ा गया था। ऐसे अनेकों, जॉर्ज फर्नांडिस के उनके कुचलने का काम किया गया। तो ऐसे काले दिवस पर हम सब देखिए आज पट्टी बांध करके इसको मना रहे हैं और जनता को अवगत करा रहे हैं। ये कांग्रेस अपने लिए कुछ भी कर सकती है, 140 करोड़ जनता की ये चिंता नहीं कर सकती, कभी नहीं की। आप इसका उदाहरण इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।